और बुलेटिन की शुरुआत मुंबई से आ रही बड़ी खबर के साथ। माफिया डॉन और मुंबई बम धमाके के आरोपी मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के गुर्गों के खिलाफ मुंबई में इस वक्त बड़ा अभियान, बड़ी कार्रवाई चल रही है। एनआईए ने मुंबई में एक साथ करीब 20 जगहों पर छापेमारी की है। एनआईए की इस छापेमारी में दाऊद के गुर्गों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन के शार्प शूटर्स, ड्रग तस्कर, हवाला ऑपरेटर्स, रियल एस्टेट मैनेजर्स और क्रिमिनल सिंडिकेट शामिल हैं। इस वक्त ये बड़ी छापेमारी मुंबई में की जा रही है, लेकिन किस पर ये छापेमारी हो रही है ये आपको दिखा देते हैं। शार्प शूटर्स इसमें शामिल हैं, ड्रग तस्कर शामिल हैं और हवाला ऑपरेटर्स, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहां पर ये बड़ा ऑपरेशन एनआईए का मुंबई में चल रहा है। इन सभी पर ये छापेमारी, इनके ठिकानों पर छापेमारी, इनके गुर्गों से पूछताछ। शार्प शूटर्स जो बड़े बड़े केसेस में इन्वॉल्व रहते हैं उनसे भी इस वक्त पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी छापेमारी दाऊद के गुर्गों पर चल रही है। पाक का मेहमान दाऊद इब्राहिम, पहचान उसकी अंडरवर्ल्ड सरगना, सबसे बड़ा सरगना ये माना जाता है अंडरवर्ल्ड का, और वर्तमान पता यानी कि इसका एड्रेस कराची पाकिस्तान में है। धंधा, हथियार, ड्रग्स, तस्करी और तमाम वो चीजें जो इलीगल हैं, जो गैर कानूनी हैं, कारोबार भारत के खिलाफ और साजिश भी भारत के खिलाफ। कारोबार का पूरा नेटवर्क दरअसल मुंबई से ही ऑपरेट किया जाता है। कहां कहां छापेमारी की गई है ये आपको मैप के जरिए समझा देते हैं। 20 जगहों पर रेड डाली गई है, जिसमें बांद्रा, सांता क्रूज, गोरेगांव, बोरीवली, नागपाड़ा, परेल, यानी कि अगर पूरा का पूरा ये मुंबई का वो इलाका, ये वो कोस्टल एरिया आप देख सकते हैं, एक के बाद एक चेन की तरह ये छापेमारी की जा रही है, जहां पर डी कंपनी के ठिकानों का पता चल सकता है। दिवेश मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। कंवलजीत मेरी सहयोगी दिल्ली से जुड़ गई। सबसे पहले दिवेश, आपका रुख करते हुए, ये बड़ी छापेमारी एनआईए की, तमाम वो ठिकाने हम दिखा रहे हैं जहां पर ये छापेमारी की गई है। अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी, आपको बता दें, सवेरे जल्दी ही ये रेड शुरू कर दी गई और करीब 20 ऐसे ठिकाने हैं जिस पर कहा जा रहा है कि दाऊद से जुड़े लोगों पर ये रेड की जा रही है। इसमें नागपाड़ा है, नागपाड़ा का इलाका है जहां पर हसीना पारकर रहा करती थी, वही उस इलाके को नागपाड़ा कहा जाता है। वहां पर कई ऐसे गुर्गे हैं जो दाऊद इब्राहिम गैंग के लिए काम किया करते थे। इसके अलावा बांद्रा का इलाका है, सांता क्रूज का इलाका है, बोरीवली का इलाका है, परेल का इलाका है। इन सारी जगहों पर ही रेड की जा रही है। जैसा कि एनआईए ने एफआईआर जब फरवरी में दर्ज की थी तो उन्होंने कहा था कि दाऊद इब्राहिम गैंग ने एक ऐसा ग्रुप तैयार किया है, एक ऐसा स्पेशल सेल तैयार किया है जो कि पूरे देश में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। और इस स्पेशल सेल को खासकर इसीलिए तैयार किया गया है ताकि देश को नुकसान पहुंचाया जा सके। और उसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई थी, उसी एफआईआर के बेसिस पर ये रेड्स की जा रही है, ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है एनआईए के द्वारा। इसी एफआईआर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी केस ली थी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उसी केस में महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक को भी अरेस्ट किया था। उस समय भी हसीना पारकर, उनसे जुड़े लोग और 93 ब्लास्ट के आरोपियों का रोल उस केस में सामने आया था। और अब भी एनआईए जो प्रोब कर रही है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें हर उस व्यक्ति की इन्वेस्टिगेशन हो रही है जो कभी ना कभी दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़ा रहा है। वो या हवाला का मामला हो, ड्रग तस्करी का मामला हो, या शार्प शूटर्स इन्वॉल्व हो, इन सारे ही लोगों पर अब एनआईए की नजर है और इसीलिए ये रेड की जा रही है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास दिवेश। कंवलजीत मेरी सहयोगी भी लगातार जुड़ी हुई। कंवलजी, देखिए ये कोई स्टैंड अलोन ऑपरेशन नहीं है। जब भी इस तरह का ऑपरेशन चलाया जाता है ये अलग अलग उन प्रमुख शहरों को भी टारगेट करता है जहां पर सस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसे में एनआईए इस पूरे ऑपरेशन को अंडरकवर रखती है, बहुत सीक्रेसी से अंजाम देती है। लेकिन दिल्ली में इसको लेकर क्या हलचल है, क्योंकि लगातार दाऊद इब्राहिम को टारगेट करना, उसके ठिकानों को, उसके गुर्गों को, ये किस तरह का संकेत देता है? देखिए, ये जो केस है वो फरवरी में उसमें एफआईआर हो गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दाऊद जो कि कराची पाकिस्तान में है, वो अपना जो बिजनेस
बिजनेस है वो ऑपरेट खुलेआम कर रहा है, चाहे वो ड्रग्स सिंडिकेट से हो, क्रिमिनल सिंडिकेट से हो, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग के जरिए हो, रियल एस्टेट में पैसे लगाकर हो। तो इस पे क्रैकडाउन करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इसी वजह से जो उनका फैलाव है, जो टेंटिकल्स जिसे हम कहते हैं, वो हर जगह है और उसी पे क्रैकडाउन एनआईए ने किया है। 20 लोकेशन है, चाहे वो बोरीवली हो, चाहे वो सांता क्रूज हो, परेल हो, बाकी जो इलाके हैं वहां पर जो कंटिन्यूस मल्टीपल रेड्स चल रही हैं, वहां पर उन लोगों पे किया जा रहा है। जैसे आप बता रहे थे, कोई शार्प शूटर है, कोई क्राइम में इन्वॉल्व है, ये एक पूरा नेक्सस है जिसको तोड़ने की कोशिश एनआईए कर रही है। पूरी नजर बनाए रखी थी, पहले पूरा एग्रीगेट किया गया कि कौन कौन है और उसके बाद छापेमारी की गई है। क्या निकल कर आएगा वो बाद में पता चलेगा, लेकिन 93 ब्लास्ट के अक्यूज जो कि मुंबई से सीधा कराची चले गए, अभी भी ऑपरेट कर रहा है और क्या उसका एक गैंग है, क्या मोडस ऑपरेंडी है, उस पर शक कर गया है। बहुत बहुत शुक्रिया कमलजीत और दिवेश, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। अब बात वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की। इस पर आज वाराणसी कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। तो ज्ञानवापी केस में आज वाराणसी कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। हिंदू और मुस्लिम दोनों अपना पक्ष अदालत के सामने रखेंगे। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सर्वे नहीं हो पाया था। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाया है। दोनों मामलों में सुनवाई के बाद ही आगे का रास्ता तय हो पाएगा। उधर हिंदू पक्ष की ओर से 5 में से एक वादी राखी सिंह केस से हट गई। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर यूं तो हमेशा सुरक्षा चाक चौबंद रहती है, लेकिन आज तस्वीर थोड़ी बदली हुई है। सुरक्षा बल ज्यादा है, सख्ती ज्यादा है। वजह है काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर खड़ा हुआ विवाद, जिस पर आज सिविल जज की अदालत में अहम सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में 3 अहम मुद्दे हैं। पहला, आज अधूरी ही सही लेकिन सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश होगी। दूसरा, कोर्ट कमिश्नर को हटाने पर सुनवाई होगी, जिनकी निष्पक्षता पर मुस्लिम पक्ष ने सवाल खड़ा किया है। तीसरा, श्रृंगार गौरी मंदिर में रोज पूजा का हक मांगने वाली 5 वादियों में से एक राखी सिंह केस से अपना नाम वापस लेंगी। हालांकि इन महिलाओं की तरफ से केस लड़ रहे विश्व वैदिक सनातन संघ ने ऐसी किसी जानकारी से इनकार किया है। राखी सिंह की तरफ से बोला है, राखी सिंह फाउंडर मेंबर है विश्व वैदिक सनातन संघ की, और राखी सिंह की तरफ से जो अटॉर्नी होल्डर है के कोर्ट के अंदर वो है विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख श्री जितेंद्र सिंह विषय। आप जो कह रहे हैं कि राखी सिंह ने ऐलान किया, राखी सिंह ने भी कोई ऐलान नहीं किया, विश्व वैदिक सनातन संघ ने ऐलान किया है। और विश्व वैदिक सनातन संघ ने ये कहा है कि भाई हम एक मुकदमा, कोई मुकदमा होगा, कितने होंगे ये नहीं कहा, ज्ञानवापी संबंधित मुकदमा वापिस होगा। कौन सा होगा, क्या होगा, ये हमें भी नहीं बताया गया। हमें जो आदेशित किया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, बीइंग एडवोकेट फॉर देम। श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा अर्चना की मांग के लिए जिन 5 महिलाओं ने अर्जी लगाई थी, उनमें शामिल है सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी और राखी सिंह। राखी के अलावा बाकी 4 महिलाओं ने केस आखिरी तक लड़ने का इरादा जताया। वादियों से ये केस लड़ रही वकील रंजना अग्निहोत्री का कहना है कि राखी के हटने से केस पर कोई असर नहीं होगा। इनके केस वापस करने से ओवरऑल पे कोई असर पड़ेगा? क्या पड़ेगा? बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा, ओवरऑल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बाद में इनको पश्चाताप हुआ कि मैं क्या कर बैठी, क्या करने गई थी, क्या कर बैठी। ज्ञानवापी का विवाद यूं तो पुराना है, लेकिन शनिवार को विवाद का पारा तब और चढ़ गया जब कोर्ट की तरफ से तैनात सर्वे कमिश्नर ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंचे। बताया जाता है कि मुस्लिम समाज के लोगों के विरोध की वजह से वो सर्वे नहीं कर पाए।
मुस्लिम समाज के लोगों की दलील थी कि कोर्ट के आदेश में कहीं भी मस्जिद के भीतर जाकर सर्वे करने की बात नहीं कही गई है। हंगामे के बाद सर्वे का काम रुक गया। भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग के अंदर हैं और जब एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने जाने की हम सबकी टीम के साथ कोशिश की तो अंदर नहीं जाने दिया गया। वो लोग दरवाजे पे आके खड़े हो गए और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है। सर्वे टीम में शामिल लोग आज कोर्ट में जो रिपोर्ट देंगे उसमें कहा जा सकता है कि हम मस्जिद का सर्वे नहीं कर पाए, हमें बाहर से ही जांच पड़ताल करनी पड़ी। टीम ने मस्जिद के बाहर कुछ पत्थरों की पड़ताल की। इन पत्थरों पर स्वास्तिक के निशान पाए गए। परिसर के अंदर टीम को नहीं जाने दिया गया। सैकड़ों लोगों के विरोध के बाद सर्वे रोकना पड़ा। आज कुछ नहीं, आज सर्वे नहीं होना। आज ताला खुलने वाला था, हम लोग को अंदर जाने वाला था, हम लोग को अंदर जाने को नहीं मिला। क्यों जाने को? परमिशन नहीं है। क्या करा गया? बोले परमिशन नहीं है। परमिशन नहीं है तो कल जैसे कल होगा कि नहीं होगा? नहीं, आज भी नहीं जाने दिया। कल आप लोग क्या करेंगे? ऊपर के प्रशासन मुस्लिम पक्ष ने प्रशासन और मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम लोग बेतराज की है, नहीं जाने दिए हम लोग को। आप लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ऊपर जाएंगे ना। उधर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर निष्पक्ष नहीं है, वो हिंदू पक्ष की तरफदारी कर रहे हैं, इसलिए उनको हटाया जाए। इस पर भी आज कोर्ट में सुनवाई होगी। आज की सुनवाई के बाद ये तय होगा कि क्या कोर्ट के आदेश के मुताबिक ज्ञानवापी का सर्वे होगा या कोर्ट कमिश्नर को बदलने के बाद ही ऐसा हो पाएगा। समर्थ श्रीवास्तव और रोशन जायसवाल के साथ संतोष शर्मा, वाराणसी, आज तक। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, देखिए अब ये पूरा का पूरा विवाद दरअसल सर्वे पर आकर टिक गया है। जो आरोप मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि निष्पक्षता से सर्वे नहीं किया जा रहा है, इस आरोप में कितना दम है? देखिए, आज इसी बाबत सुनवाई भी है और दूसरे तरफ का जो दूसरा पक्ष है, यानी कि जो कोर्ट कमिश्नर का पक्ष है, जो हिंदू पक्ष है, वो आज इस बात को रखेगा कि भले ही उन पर आरोप लग रहे हो लेकिन उन्हें भी काम करने नहीं दिया गया है। यानी एक साथ दो सुनवाई है। एक तो ये कि निष्पक्ष नहीं है कोर्ट कमिश्नर, इसलिए उन्हें बदला जाए, और दूसरी तरफ कोर्ट कमिश्नर को आज अदालत सुनेगी कि आखिर उनका पक्ष क्या है, क्योंकि कोई भी फैसला लेने के पहले कोर्ट कमिश्नर पर जब आरोप लगाए गए हैं तो उनका पक्ष भी सुनेगा। साथ साथ ये भी होगा कि आज कोर्ट में इस बात को रखा जाएगा कि अदालत के आदेश के बावजूद उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया, ज्ञानवापी परिसर में उन्हें सर्वे नहीं करने दिया गया। ये दो बड़े बेहद अहम मुद्दे हैं जो कि आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान आएंगे और इस पर ही नजर रहेगी। एक अहम बात इसमें यह होगी कि अगर सर्वे ठीक तरीके से नहीं हुआ है तो क्या कोर्ट कोई दोबारा डेट देता है या नहीं, या फिर जिस सर्वे को अभी तक पूरा किया गया है यानी कि बाहर से ही उसे ही कोर्ट मान लेता है। तो इन दोनों चीजों पर नजर होगी। तीसरी बात जो अहम है नेहा, वो ये कि जो राखी सिंह बतौर वादी उन्होंने अपना नाम वापस लेने का ऐलान किया है, हालांकि वो अभी तक खुद सामने नहीं आई हैं, ऐसी खबरें आई हैं। आज 11 बजे पूरा जो हिंदू वैदिक सनातन संघ है उसके तरफ से अपनी बात रखी जाएगी कि आखिर वो कौन सा केस है और वो कौन वादी हैं जो कि अपना नाम वापस लेंगी। लेकिन अहम बात यह है कि आखिर इस मोड़ पर, जबकि बिल्कुल सर्वे अपने आखिर मोमेंट में है, एक सिर्फ अंदर का सर्वे बचा है, आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि उन्होंने अपना केस वापस लिया है? क्या कोई दबाव है, क्या कोई और वजह है? इस पर सबकी नजर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ज्ञानवापी का सच दरअसल क्या है? हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने है। देखिए दोनों पक्ष की दलील। ज्ञानवापी मस्जिद कहना बंद करना चाहिए, क्योंकि किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो ही नहीं सकता है और सैद्धांतिक रूप से, भाषाईगत से ये मस्जिद नहीं है। न उसका स्ट्रक्चर, न उसका इतिहास, न उसका भूगोल, कहीं से भी वो मस्जिद नहीं है। इतना है कि औरंगजेब ने खुद भी जब कबूल किया है, खुद भी कहा है कि 1669 में ये जो शिव मंदिर है, बाबा विश्वनाथ का स्थान है, इसको तोड़ा गया है। तो जब उसने स्वीकार कर लिया तोड़ने वाले ने, तो अब इनके पास कौन से साक्ष्य रखे जाएंगे? औरंगजेब पैदा भी नहीं हुए थे, उनके बाप भी नहीं पैदा हुए थे, उनके दादा अकबर भी नहीं पैदा हुए थे।
ज्ञानचंद जिनकी संपत्ति थी ये, जहाँ पे ज्ञान वापी मस्जिद बनी हुई है, उनके साथ बच्ची। हाँ। तो अब औरंगजेब आलमगीर पैदा भी नहीं हुए थे, उनके दादा के पैदा होने से पहले ये मस्जिद बनाई गई है। क्योंकि औरंगजेब ने जो दीन इलाही अपना मजहब चलाया था, उन्होंने इसको अपनी जगह बनाई थी। तो औरंगजेब का तो वजूद भी नहीं था और लोग बदनाम औरंगजेब को करते हैं कि औरंगजेब ने ये किया। ज्ञानचंद की ओर से बनवाई गई मस्जिद। जी। तो ये विवाद सियासी तौर पर भी तूल पकड़ने लगा है। लगातार सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सुन लीजिए। क्या जो हिंदुओं की आस्था है, इनके चिल्लाने से आस्था कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी, यथावत रहेगी? क्या उन हिंदुओं को जो पिछड़े दलित हिंदू हैं, क्या उनके बच्चे सिपाही दरोगा बन जाएंगे? क्या उनको शिक्षा मिल जाएगी? क्या रोजगार मिल जाएगा? क्या जातिवार जनगणना हो जाएगी? क्या किसानों को खाद बीज पानी मिल जाएगा? जिस चीज की आवश्यकता है उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती है। वो दूसरे मुद्दे, खाली नफरत की लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ती है। कि हमारी सरकार कानून का राज स्थापित करेगी, कहीं किसी को भी डिस्टर्बेंस करने की अनुमति नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश बहुत तेजी के साथ आगे प्रगति कर रहा है। वाराणसी में भी बहुत बेहतर काम हुए हैं और सबको सुरक्षा, सबको न्याय देना हमारी सरकार का प्रथम कर्तव्य है। अभी जो घटना चली उसको लेके क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, हम कानून व्यवस्था को एकदम मेंटेन रखेंगे और कानून का राज स्थापित करेंगे। कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे, इस बात की लगातार हम चिंता करेंगे। और आज जिस विवाद पर सुनवाई है वो है ज्ञानवापी में स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन का। लेकिन एक और अहम केस चल रहा है। 1991 में सोमनाथ व्यास ने एक मुकदमा दर्ज किया था और उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद को आदि विश्वेश्वर मंदिर कहते हुए इस मंदिर को सौंपने का मामला दर्ज किया था। इस मुकदमे में विजय शंकर रस्तोगी पैरवी कर रहे हैं। आज तक ने रस्तोगी जी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। मुझे जरा इस नक्शे को समझा दीजिए कि ये जो नक्शा है क्या, कहाँ क्या इस नक्शे में आप जो बीच में देखेंगे, ये भगवान शंकर का, भगवान स्वयंभू विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। मूल मंदिर यही है। यहाँ तो लेकिन अब ज्ञानवापी मस्जिद है। भाई आप बात की बात क्यों आ जा रहे हैं? वो तो बहुत बात की बात है ना, जब इसको गिरा दिया गया। अभी तो ये एग्जिस्टेंस की बात मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इस नक्शे के आधार पर पुरातन मंदिर था। इसके गर्भगृह में जो है भगवान शिव का 100 फुट का ज्योतिर्लिंग अभी भी विराजमान है। इसको पत्थर की पट्टियों से ढक दी गई है। ये दालान के रूप में निकाल दिया गया है और ये चारों तरफ जो है ये चौखुंटा था पुराना विश्वनाथ मंदिर, जिसमें कि सारे देवी देवताओं के मंदिर और ये सब सारी चीजें इसमें जो है दर्शाई गई हैं। ये कब्जा गया कैसे फिर मुस्लिम समुदाय के पास, मुस्लिम पक्ष के पास? 1669 में औरंगजेब बादशाह का जमाना था। उसका जो है वह राज्य था, विशाल सेना उसके पास थी। हिंदुओं के पास उतनी बड़ी सेना नहीं थी। लड़ाई लड़े अवश्य, हिंदू हजारों की संख्या में वहां काम आए, मार दिए गए और करीब 1-1.5 हजार के रूप में संख्या में नागा सन्यासी भी लड़ाई लड़े कि ये मंदिर टूटे ना, लेकिन उनको भी काट डाला गया मुसलमानों के द्वारा। उस प्रकार से इसको जबरदस्ती कब्जा किया गया था। अंधा व्यक्ति भी देख करके ये बता सकता है, कमिश्नर महोदय तो इसको देख करके बताए ही होंगे और वो पूरा इन्होंने वीडियोग्राफी इसकी लिया होगा कि ये मंदिर की सारी दीवारें यथावत दिख रही हैं। ये पश्चिम तरफ का पश्चिमी हिस्सा है, इधर ही जो है श्रृंगार गौरी का यह स्थान है। ये किए होंगे वो। इसके बाद दूसरा यह चित्र देखिए, ये सारे मंदिर के जो है वो अवशेष हैं। ये ध्वंस किया गया स्थान है जो वहीं पर मौजूद है, इसको उन्होंने लिया होगा। और अब बात हनुमान चालीसा विवाद की, क्योंकि महाराष्ट्र से शुरू हुई हनुमान चालीसा की सियासी जंग अब नए मकाम पर है। बीजेपी खुलकर राणा दंपत्ति के साथ आ गई है। जमानत पर रिहा नवनीत राणा और रवि राणा ने तीखे तेवर दिखाए हैं। दोनों आज दिल्ली में उद्धव सरकार की शिकायत करेंगे। उधर उद्धव सरकार कानूनी जंग के जरिए दोनों को फिर से जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की कोशिश करेगी।
हनुमान चालीसा की लड़ाई दिल्ली तक आई। राणा दंपत्ति आज दिल्ली में लगाएंगे गुहार। अब दिल्ली दरबार बनाम उद्धव सरकार। महाराष्ट्र में हिंदुत्व का सबसे बड़ा झंडा बरदार होने का सियासी रण हनुमान चालीसा के बहाने शुरू हुआ और अब ये दिल्ली तक आ गया है। कड़ी शर्तों के साथ जमानत पर छूटे राणा दंपत्ति आज दिल्ली आ रहे हैं। यहां नवनीत राणा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर उद्धव सरकार की शिकायत करेंगे। नवनीत राणा का आरोप है कि बतौर सांसद उनके विशेष अधिकार का हनन हुआ और पुलिस थाने से लेकर जेल तक उनसे बदसलूकी हुई। राणा दंपत्ति गृह मंत्रालय भी जाएंगे और पूरे मामले की शिकायत करेंगे। हालांकि उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात नहीं हो पाएगी क्योंकि शाह असम के दौरे पर हैं। अस्पताल से छुट्टी के बाद राणा दंपत्ति ने अपने तेवर पहले ही दिखा दिए थे। नवनीत राणा हाथों में हनुमान की मूर्ति और गले में राम नाम का दुपट्टा ओढ़कर अस्पताल से निकली और सीधे उद्धव सरकार को निशाने पर ले लिया। ठाकरे सरकार को मेरा प्रश्न है कि मैंने ऐसी क्या गलती की जिसकी मुझे आज सजा इन लोगों ने दी। राणा दंपत्ति दिल्ली दरबार में उद्धव सरकार के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा लेकर पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव सरकार आज एक बार फिर कोर्ट का रुख करेगी इस दलील के साथ कि राणा दंपत्ति ने जमानत की शर्तों को तोड़ा है और मीडिया से बात की है, लिहाजा उनकी जमानत रद्द की जाए। मेरा ऐसा सेटिस्फेक्शन हो गया है कि नवनीत राणा और रवि राणा दोनों ने भी उनका जो कंडीशन था कि वो उनको जो बेल हो गया, वो जो विषय है, सब्जेक्ट है, उसके बारे में मीडिया के सामने कोई भी विधान ना करे, ये जो उनका कंडीशन है उस कंडीशन का उन्होंने भंग किया है, वायोलेशन किया है। इसके लिए अगर कोर्ट ने जो ऑर्डर में लिखा है कि अगर ऐसा कोई वो ब्रीच करे तो इट अमाउंट्स टू कैंसलेशन ऑफ बेल, ये बात रखना कि इन्होंने ऐसा कंडीशन का वायोलेशन किया है और इसके लिए उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू करके उनको ताबे में लिया जाए। उधर बीएमसी भी राणा दंपत्ति पर दबाव बना रही है। उनके खार वाले घर पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया गया है। हनुमान चालीसा से शुरू हुई ये लड़ाई अब खुलकर उद्धव सरकार बनाम बीजेपी में तब्दील होती दिख रही है। इसमें नए नए दांव आजमाए जाएंगे, ये तय है। मुंबई से साहिल जोशी के साथ पंकज उपाध्याय, दिल्ली आज तक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उपचुनाव में चंपावत से नामांकन दाखिल करेंगे। सुबह 11 बजे धामी का ये नामांकन दाखिल होना है। इससे पहले धामी ने अपने गृहनगर खटीमा से कुल देवता के मंदिर में पूजा अर्चना की। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान होगा। विधानसभा चुनाव में धामी खटीमा से हार गए थे। धामी के लिए चंपावत से जीत हासिल करने वाले बीजेपी विधायक कैलाश गैतोड़ी ने अपनी सीट छोड़ दी है। उपचुनाव का नतीजा 3 जून को आएगा। तो आज सुबह की तस्वीरें। नामांकन से पहले सीएम धामी ने मंदिर में पूजा अर्चना की है। आज वो नामांकन दाखिल करेंगे। लगभग 11 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है। अब उत्तराखंड में उपचुनाव में उन्हें जीत हासिल करनी है क्योंकि इससे पहले चुनाव में वो खटीमा सीट से हार चुके हैं।